Hello everyone, once again welcome to my channel Parenting with Rajni Arora, and the new episode of the series Let's Connect is here again। और आज मेरे साथ हैं हमारी आज की गेस्ट मिसेस कल्पना गंगवानी। आप अजमेर से हैं और शी इज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं मोस्ट वेलकम कल्पना जी इन माय सीरीज लेट्स कनेक्ट। हाय रजनी। हाय एवरीवन। थैंक यू रजनी, आपने मुझे इनवाइट किया माय मेरे प्लेजर। फेवरेट टॉपिक करने के लिए। या कल्पना, मैं और चाहूंगी एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम कल्पना गंगवानी है और मैं एक होम मेकर हूँ। और अभी रिसेंटली 2 इयर्स हुए हैं, 3 इयर्स हुए हैं, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। और शाम में मैं एक अपने हस्बैंड को ऑफिस में हेल्प करती हूँ। हमारे बिजनेस है, गारमेंट्स बिजनेस है, हमारे मॉल में स्टोर है और ऑनलाइन बिजनेस भी है simranajmer.com से। और अपने ही स्टोर के लिए मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो अभी यही सब चल रहा है और सबसे बड़ा काम, आई एम अ मदर। जो या मेरी डॉटर है, 13 ईयर ओल्ड है और मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर है। ग्रेट। आपकी डॉटर कितने इयर्स की है कल्पना जी? 9 इयर्स। 9 इयर्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत पेरेंटिंग पे यहीं से करेंगे कि व्हाट डू यू फील, हमारे बचपन और हमारे बच्चों के बचपन में अगर हम कंपेयर करें तो पेरेंटिंग में क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या लगता है आपको? आज मेरी सिस्टर से जब मैं बात कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि अपने पेरेंटिंग के टाइम जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। और बेस्ट बात यह है कि सनाया के होने से पहले ही मैं आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज आई लव किड्स। तो उसके होने से पहले ही मैंने इतना ज्यादा रीडिंग स्टार्ट कर दिया था। आजकल तो हमें बुक्स वुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम जस्ट ऑनलाइन आर्टिकल्स डालते हैं और हमें सब कुछ ऑनलाइन बहुत इतना ज्यादा स्टफ है। और अगर आप उसको पॉजिटिवली लें तो हमें बहुत स्टफ मिल जाता है। तो मैं उसको इतना ज्यादा रीडिंग स्टार्ट करा और उसके बाद जब सनाया हो गई तो मैंने उन सब चीजों को अप्लाई करना भी स्टार्ट करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब हमारी मदर्स ने कभी नहीं किया था। हमारी मदर्स के लिए सब कुछ नया था और वो जो उनका हार्ट बोलता था ये उसको फॉलो करते थे। और मेरे साथ ऐसा था कि नहीं, मैं अपने ब्रेन्स, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस, वो सब मैं उसमें अपना पूरा अप्लाई कर रही थी अपने मदरहुड में। तो मैं, मेरे हिसाब से तो वो पॉजिटिवली रहा। पर है ना, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को जानती भी हूँ जिन्होंने ये जो हमारे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमें इतना स्टफ ऑनलाइन अवेलेबल है और हम इतनी सारी बुक्स भी अवेलेबल है, अगर तो अगर हम सबके बारे में अगर कुछ रीडिंग करके हम स्टार्ट करें, क्योंकि पेरेंटिंग इज रॉकेट साइंस मेरे हिसाब से। तो अगर हम राइट। सोचते हैं कि पेरेंटिंग हो जाती है तो पेरेंटिंग होती नहीं है, ऐसे नहीं होती है। और अगर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे आप सफर करेंगे। और उससे प्रॉब्लम ये भी होती है कि अभी हम सोचते हैं कि थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं कि यार बच्चा टीवी में बैठ गया, बच्चा मोबाइल बैठ गया, मैं फ्री हो गई। लेकिन अगर अभी हम ढीले रहेंगे तो आगे जाके हमें इतना ज्यादा सफर करना पड़ेगा कि उसके बाद और डबल मेहनत लगेगी। इसलिए मेहनत हमें फर्स्ट 5 इयर्स में करनी है। तो इसमें पहले वाली पेरेंटिंग और अभी वाली पेरेंटिंग में ये फर्क है कि ये फर्क हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था। पर बेस्ट बात ये थी कि पहले ये मोबाइल्स एंड टीवीज और ये सब होते भी नहीं थे। टीवी होती थी जो हमें, हमारे तो घर में बहुत डिसिप्लिन था तो हमको पता था कि क्या हो रहा है। कि पहले ये था कि ट्रेडिशन जो हमारे दादा दादी ने बोला हमें वो फॉलो करना है। और टीवी भी, जब हमारे घर में दूरदर्शन था, मतलब हम लोग 10 इयर्स 12 इयर्स तक के थे, तब तक हमारे पास दूरदर्शन ही था। तो ऑब्वियसली। उस अकॉर्डिंग हमको हाफ एन आवर जो मिलता था हमें फिक्स था कि जय हनुमान देखना है या हमें जय श्री कृष्णा देखना है। तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स देख रहे थे, हम ऐसा स्टफ देख रहे थे जो हमारे दिमाग पे असर नहीं कर सकता। और हम ऐसी चीजें कर रहे थे कि छत पे जाना, बारिशों में घूमना और इन आउटडोर गेम्स खेलना, इंडोर गेम्स खेलना। हमारे पेरेंट्स, अगर हम हमें एंगेज करना है तो इंडोर गेम्स ला देते थे। और ज्यादा से ज्यादा मैं बाहर छुपन छुपाई खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, ये सब मैंने किया है। तो अभी वाली पेरेंटिंग और पहले वाली पेरेंटिंग में फर्क यही हो गया कि अब पेरेंट्स ने उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया है। प्रॉब्लम वो हो गई है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें पॉजिटिव वे में यूज करना था उसका यूज नहीं किया गया। कि हमें रीडिंग करके, हमें वीडियोस देख के आपको कुछ सीखना था, वो नहीं किया गया। उसको बस रिप्लेस कर दिया, उनकी पेरेंटिंग को उन्होंने उससे रिप्लेस कर दिया। तो मुझे लगता है ये फर्क है पहले वाली पेरेंटिंग और अभी वाली पेरेंटिंग में। तो आपने दो तीन चीजें हमारे सामने लाई कल्पना की। एक तो पुराना जो जमाना था पेरेंटिंग में ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जहाँ जॉइंट फैमिलीज, दादा दादी, डिसिप्लिन,
प्लस अगर हम टीवी वगैरह भी देख रहे हैं तो उसमें संस्कार डेवलप करने वाली चीजें ज्यादा हमें अवेलेबल हो पाती थी। लेकिन हमारे बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक वरदान से ज्यादा एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रही है। जो गैजेट्स का ओवर यूज बढ़ गया है बच्चों की लाइफ में, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो डू यू थिंक कि आज के टाइम में जो मॉडर्न एज पेरेंटिंग है उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप बच्चों को जो भी वैल्यूज दे रही हैं, जो संस्कार दे रही हैं, लेकिन बच्चा जब बाहर की दुनिया से कनेक्ट होता है, स्कूल जाएगा, कोचिंग जाएगा, क्लासेस में जाएगा, वहां से वो बहुत सी ऐसी चीजें सीख के आएगा जो आप उसे नहीं सिखाना चाहती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा फील करती हैं जैसे आपकी डॉटर अभी मिड स्कूलर एज में है, तो डू यू फील कि जो आप उसको परवरिश देना चाहती हैं लेकिन बाहर की दुनिया का असर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है? एक्चुअली क्या है कि सबसे बेस्ट बात मेरी ये रही कि मैंने स्टार्टिंग से मैंने यही कोशिश की मेरी और मेरी डॉटर की जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से रही कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे रहे। और ये भी रहा कि मेरे को इमोशनल कनेक्शन जो हमारा था ना, तो लकीली मैं हाउसवाइफ थी, तो हाउसवाइफ के लिए थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हम 24 आवर्स बच्चे के साथ रहते हैं। तो या मेरे साथ ये था कि सबसे पहले तो इनफैक्ट वो अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भी क्लोज हो रही थी, मैं चाहती थी वो उनसे क्लोज हो। पर मैं स्टार्टिंग से चाहती थी सबसे ज्यादा मुझसे क्लोज हो, क्योंकि मैं जो फॉलो करना चाहती हूँ वो तभी फॉलो होगा जब वो मेरी बात समझेगी। अगर वो मतलब मुझसे सबसे ज्यादा क्लोज नहीं रहेगी तो वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे साथ ये हो गया कि मैंने स्टार्टिंग से इसे, जैसे छोटी थी तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये छोटी है तो ये क्या समझेगी, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल 3 इयर्स की भी होती थी तब भी मैं उसको सुनाया ये चॉकलेट तेरे लिए अच्छी नहीं है, या ये टीवी तेरे लिए अच्छी नहीं है, देख इससे ये होता है। तब तो वो रीडिंग नहीं कर सकती थी। जब उसने रीडिंग करना, मैंने उसको गैजेट्स को बुक्स से रिप्लेस किया, कि स्टार्टिंग से मैंने उसे इतनी सारी बुक्स और स्टोरीज की आदत डाली। और मैंने मेहनत की। स्टार्टिंग के जो मैं आपको कह रही हूँ ना 5 इयर्स अगर अपन ने मेहनत कर ली ना, तो अपन के आगे के इयर्स इतने अच्छे जाते हैं ना। जैसे मेरे अभी अभी के मैंने स्टार्टिंग के 5 इयर्स बहुत, सब कहते थे इतना माथा क्यों लगाती है, स्टोरीज रीड कराती है, ये करती है। मैंने कहा एक तो मेरा बॉन्डिंग हो रहा है, दूसरा मेरा फायदा हो रहा है कि इसको बुक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे पता चल गया शी लव स्टोरीज, फेरी टेल, शी इज जस्ट लाइक अ गर्ल। वो टिपिकल गर्ल्स होती है ना जिनको फेरी टेल वाली स्टोरीज अच्छी लगती है, वो बिल्कुल वैसी है। तो मैंने उसे समझा, उसने मुझे समझा। तो जब वो हमारा इमोशनल बॉन्ड हो गया ना, हमारा ऐसा कनेक्शन हो गया, तो उसके वो फायदा मुझे ये हुआ कि अब मैं वो रीडिंग भी कर सकती है। तो मैं उसको है ना, कोई भी आर्टिकल आता है सना देखो इसमें लिखा हुआ है कि है ना, जो बच्चे अखबार में ही आ जाता है कि जो बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं देखो वो किस तरह से अग्रेसिव हो रहे हैं, सना देखो वो कैसे पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं। तो अब वो समझ पाती है उस चीज को। तो राइट। मैंने उसे फर्स्ट 5 इयर्स वो विजडम दे दिया। अब वो सही और गलत में डिफरेंस समझ पाती है। सब मुझे बोलते थे कि अभी तो तू रोक लेगी 5 इयर्स तक तो फिर भी चलता है, उसके बाद तो बाहर जाएगी, फ्रेंड्स बनाएगी, उनसे नई चीजें सीखेगी। आज भी मेरे डॉटर, मैंने 5 इयर्स तक उसको वो समझ दे दी। उसको मैंने आर्टिकल्स रीड कराए, आप विश्वास करोगे, मैंने उसको मोबाइल में, अखबारों में, मैगजीन्स में मैंने उसको ये आर्टिकल्स रीड कराए, उसने वो आर्टिकल्स रीड किए। उसके बाद वो, अब वो उसके अंदर सही और गलत का डिफरेंस पता चल गया। अब वो स्कूल स्कूल भी जाती है, जैसे दो चॉकलेट्स मिल गई तो वो एक बैग में रख लेती कि नहीं मम्मी ना दो मिली थी, वो मेरे लिए हार्मफुल थी, मैंने एक ही खा ली। नहीं तो मैं तो ग्रेट। उसके आसपास दिखती थी। कहीं पे भी जाती है, कभी उसकी दादी दादा या कोई उसके नानी नाना बोलते चुपके से उसको आइसक्रीम खिला देते हैं, दे आर लाइक बताना मत मम्मी को। वो बोलते मैं तो कल ही खाई थी। तो बोले मम्मी हम्म। को मत पता ना, मम्मी को कैसे पता चलेगा। तो आई एम लाइक कि मैं उस टाइम, उसको वो पता है सही है गलत, तो वो मुझसे एग्जैक्टली। शेयर करती है। और हमारा इमोशनल कनेक्शन इतना ज्यादा है कि वो जानती है कि मेरी मम्मी गलत नहीं कर सकती मेरे लिए, कि वो बिल्कुल। मेरी बेस्ट, वो तो वाली चीज है। तो शी बीइंग, नोज कि मैं या, भी जा रही हूँ, अगर कुछ सीख भी रही हूँ तो ये दो बातें सिखा के आती है, सीख के नहीं राइट, आती है। राइट, राइट। वो तो बीइंग पेरेंटिंग कोच हम लोग भी ये प्रेफरेंस जरूर देते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो इमोशनल कनेक्ट है, जो बॉन्ड है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो संस्कार आपने दिए वो कहीं ना कहीं आगे जाके बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाते हैं। और अगर आपका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा है, आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा है, तो बच्चे बाहर की दुनिया से अगर कुछ सीखेंगे भी तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो आके आपको जरूर बताएंगे। और अगर वो आपको हम्म बताएंगे तो आप उन्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं कि व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। या। तो एग्जैक्टली। कल्पना, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं,
तो इस मुद्दे पे भी थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहूंगी कि जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों की परवरिश में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जुड़ जाते हैं और क्या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में हमें बता सकें। मैं तो बस ये कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली के पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं बजाय के नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली में थी। तो मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रही थी। ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि आगे जाके जब हमारी एज होने लग जाए तो हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें। और ये बात सच्ची भी है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है जो बड़े घर में होते हैं, तो वो या पॉजिटिव एनर्जी, वो blessings जिसे कहते हैं, इन सबके पीछे साइंस है। जो मैंने राइट। अभी सीखा कि ये भी साइंस है, कि साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं ऐसा ही होता है। तो हम्म। ये जो पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स, ये सब रियल, दीज आर रियल थिंग्स। तो मैं मानती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हम हमारी मदर्स को, मैंने भी अपनी मदर को देखा है सफर करते हुए। दादी से कुछ डिस्कशन होता था, ये होता था, वो होता था, तो मैंने उनको जूझते हुए देखा है, मैंने उनको उन चीजों से निकलते हुए देखा है। तो मैं मेरे इन लॉज के साथ थोड़ी बेटर थी, कि मेरे को पता था कि हाँ ऐसा होता है। मैं फुली प्रिपेयर्ड थी कि ऐसा होगा, ऐसा, तो मैं हर सिचुएशन के लिए रेडी थी। जैसे कि हम लोग है ना एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहे, मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, मैं एक क्लोज है, मेरे फ्रेंड्स भी सब गर्ल्स गर्ल्स थे। तो मुझे पता है कि जब हम लोग बॉयज के साथ, जब हम लोग है ना एमबीए करने लगे, तो मैं, मेरे अंदर हिचकिचाहट थी, मैं है ना प्रेजेंटेशन देते वक्त हिचकती थी। तो ये एक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। आगे जाके शादी तो करनी है, आगे आपको फैमिली देखनी है, 2-10 लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना ही है। तो मैं कहती हूँ कि एज अ होम मेकर मैं सक्सेसफुल रही, क्योंकि मैं अच्छे से एडजस्ट करना जानती थी, मैं उन प्रॉब्लम्स को समझती थी। तो राइट। बच्चे उस चीज को देखते हैं, सीखते हैं। और जो जो चीज ग्रैंड पेरेंट्स सिखा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एज अ पेरेंट्स नहीं सिखा सकते। ग्रैंड पेरेंट्स, दादी नानी, सनाया इतनी लकी है कि वो अपना जो बचपन है, उसकी नानी भी पास में ही है, तो कई बार नानी के साथ स्पेंड करती है, दादी के साथ, 10 चीजें नई सीखती है। और मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो जो मैंने पल बिताए, वो मेरी लाइफ के सबसे खुशनुमा पल थे। कि सुबह बर्थडे पे वो मुझे दरबार ले जाते थे, वो जो स्पिरिचुअलिटी मुझे मिली, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, जिसमें मुझे पीस ऑफ माइंड मिला। तो हम्म। वो स्पिरिचुअलिटी मेरी, मैं तो कहती मेरी ग्रैंड मदर की देन है, क्योंकि मैंने उन्हें देखा इस तरह करते हुए। भले मैंने वो सब ट्रेडिशनल जो भी है ना, सिंधी ट्रेडिशंस होते हैं, जो कोर ट्रेडिशंस होते हैं, भले वो मैंने फॉलो नहीं किए, पर आज भी मेरे अंदर वो चीज है कि मुझे किस तरह से फॉलो करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सनाया ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, जो इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना चलाने की करते हैं, कि नहीं ऐसे नहीं, वे वैसे नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट उस चीज से रुकता है। कि राइट। बहुतों की थिंकिंग ऐसी भी होती है कि लड़की है, क्या है, शादी कर लेगी। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब देखने में बिल्कुल मॉडर्नाइज, पर थिंकिंग, उनकी सोच इस तरह की। वो बच्चे पहनना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कि बच्चे वल्गर कपड़े पहने, लेकिन जीन्स टॉप जो उनका मन है वो पहनने का, तो वो उस अकॉर्डिंग चले, वो स्मार्टनेस उनमें दिखे। तो वो चीज उसको, उन बच्चों के अंदर वो बचपन से वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है कि यार मेरी मम्मी ने इतना सफर कर रही मेरी, तो उनका वो जो बचपन किसी किसी का बहुत फ्रस्ट्रेशन में गुजरता है। तो राइट। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन बिल्कुल। कैसी है, उस बिल्कुल, पर कहीं ना डिपेंड कहीं करता डिपेंड करता है कि अगर जॉइंट फैमिली भी बैलेंस के साथ और मॉरल वैल्यूज के डेवलपमेंट के साथ चल रही है तो इट इज गुड फॉर किड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन अगर कहीं कुछ ज्यादा ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही पुराने ट्रेडिशंस को लेके वो ट्रेडिशंस बच्चों पे बंदिश बन जाते हैं, तो कहीं ना है। कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ और साल। हाँ, बताएं। एक और बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, नो नो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम पेरेंटिंग, हम सोचे कि हमें बच्चों को इस तरह से करना है, तो पूरी फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं होगा, अगर हम जॉइंट फैमिली में है तो हम हमारी पेरेंटिंग को उस तरीके से, तो वो पॉजिटिव, मान लो आप पॉजिटिव व्यूज वाले हो, आप जानते हो कि हमें इस तरीके से फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ सनाया ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाए, क्योंकि वो उसके दांतों पे असर करेगा। तो अगर मेरे फैमिली मेंबर्स, मान लो, जो मैं ग्रैंड पेरेंट्स को भी समझा दूं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी मैं जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नंद नंदोई, उन सबको भी बैठ के समझा रही हूँ, और उसके, तो इट्स नॉट पॉसिबल, हर कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। आई एम लाइक, ये नहीं, आजकल सबके पास गैजेट्स है, सबके हाथ में मोबाइल्स है, मोबाइल से बैठे हुए बच्चा गोठा बैठा है, सनाया ज्यादा मत देखो, मैं कितना बोल लूंगी। तो जो सामने जो पर्सन आया है, जैसे मान लो मेरे ब्रदर इन लॉ आए हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ आई है, ये उनके सामने मैं बार बार बोलूंगी तो उनको भी लगेगा
शायद इसको अच्छा नहीं लग रहा है हम आए हैं। तो वो राइट। अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप जानते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको फिर उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक आप बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आपके लिए गलत है, राइट। एक आप उनको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बच्चे के लिए गलत है, समझो। तो बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली ये गैजेट्स के साथ तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट, इसकी वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उसका तो यही हल है कि सबको एक साथ मिलके हमें बच्चे के फायदे के लिए ही चलना है। जब सब जगह लिखा लिखा हुआ आ गया है, सारी अखबारों में लिखा हुआ आ गया है कि ये गैजेट्स इनके लिए हार्मफुल हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपके आने से पहले बच्चे ने नहीं देखा होगा। वो बच्चा तो अपना टाइम ले लेगा, मेरा तो मम्मा 1 आवर, मेरा तो हाफ एन आवर, आप मेरे को दे दो। फिर वो आए, फिर उनके साथ आधा एक घंटा बैठा, हो गए 2-3 घंटे तो यूं ही निकल गए। तो वो वाली राइट। चीज है। तो इसीलिए कल्पना, हम जब पेरेंटिंग कोचेस की ट्रेनिंग देते हैं तो हम ये चीज जरूर, पेरेंट्स मींस हम सिर्फ मम्मी पापा को पेरेंट्स नहीं गिनते, हम पेरेंटिंग यूनिट गिनते हैं कि हु एवर इज इन्वॉल्व इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। अगर आप जॉइंट फैमिली में है तो ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, अगर आप वर्किंग है और आपका बच्चा कहीं डे केयर में रह रहा है तो उनकी जो केयर टेकर है या घर पे आपने नैनी रखी हुई है तो वो भी उनकी पेरेंटिंग यूनिट हो गई। क्योंकि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग में इन्वॉल्व है उन सबका इम्पैक्ट बच्चे पे जरूर आएगा। तो जैसा अभी आपने कुछ मुद्दे उठाए, तो पेरेंटिंग यूनिट चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हो या जॉइंट फैमिली हो, ये बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं कि उन सबका भी आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इसीलिए हम पेरेंटिंग कोचेस पूरी पेरेंटिंग यूनिट को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ टिप्स देते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बताते हैं जिसपे सारे पेरेंट्स यानी सारे केयर टेकर्स जो बच्चे की अपब्रिंगिंग में इन्वॉल्वमेंट है जिनका, वो सभी मिलके कॉपरेट करे, एक दूसरे को समझे और साथ में मिलके बच्चे के लिए जो अच्छा है वो करें। क्योंकि ओवरऑल हम सबका मकसद एक ही है कि हम अपने बच्चे को एज अ ह्यूमन बीइंग एक फ्यूचर रेडी, एक अच्छा इंसान बना सकें। तो कल्पना, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक स्पाउस के बारे में, लाइक 90% केसेस में देखने आता है कि मदर्स तो हमेशा अवेयर रहती हैं, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इन्वॉल्व भी रहती है। तो व्हाट डू यू थिंक फादर का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए बच्चे की अपब्रिंगिंग में? मैं तो ये मानती हूँ कि अब हमारे क्या है, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा जिसमें होता है एक गुड कॉप एक बैड कॉप। तो उसमें ये रहता है कि हाँ, मैं हमेशा बैड कॉप के रूप में ही रही थी, तो हमेशा इसी तरीके से रहा है कि मैं ही उसे डांटूंगी, मैं ही उसे, क्योंकि बच्चे को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे को तो ये दोनों मिलके मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो राइट। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो हमेशा ऐसा होता है कि हमें तेरे साइड में कोई है, पापा है तेरी साइड में। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के इयर्स में इस तरीके से किया कि 6 to 7 इयर्स ऐसे रहता था कि मैं हमेशा गुस्से वाली, और हमेशा इन द हमेशा गुस्से वाली नहीं, हमेशा मतलब इन द सेंस इसको डिसिप्लिन करने वाली। और विशाल ऐसे रहते थे कि नहीं मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दोनों एक ही टीम में हैं और ऐसे। पर ओके। अब ये बड़ी हो गई, तो अब ये हो जाता है कि जैसे मैं कभी किसी चीज में डिसिप्लिन कर रही हूँ और विशाल को लगता है इतना जरूरी नहीं है इसको कहना, तो छोड़ना है इसको मत बोल। और कभी ऐसा हो जाता है कि हम दोनों मिलके उस चीज को बोल रहे हैं, तब तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें फिर वो बिल्कुल भी जिद नहीं करती, शीज है कि दोनों मिलके बोल रहे हैं मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट। उससे वो फायदा हो गया। दूसरा ये भी हो गया कि जो बच्चे हमें देखते हैं ना, वही हमसे सीखते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज मैंने मैंने ये लाइन जब रीड करी थी ना कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को कॉपी करने लग जाते हैं, तो मैं ये बीच में आ गई क्योंकि मेरे को ये अभी बात बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए, कि मैंने बिल्कुल। विशाल को भी यही सिखाया और मैंने भी यही सीखा कि जो मैं करूंगी वही सनाया उसको कॉपी करेगी। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं कितनी परेशान थी उसके सामने, मैं वो फ्रस्ट्रेटेड चेहरा और एक होपलेस चेहरा मैंने कभी भी उसके सामने कोशिश की कि नहीं आए। इमोशंस निकालना, रोना अच्छा है, इट्स वेरी हम्म। गुड। आप अंदर डिप्रेस है, इससे अच्छा है कि ये सब अच्छा है। लेकिन हमेशा उसके सामने मैं वो बनना चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में वो बने। तो मैं ग्रेट। उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा बन के रहती हूँ, और हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करती हूँ। जैसे कि मुझे हाँ फॉलो करना है, योगा भी करनी है, मुझे सारे रूल्स भी फॉलो करने हैं, मुझे लेजी नहीं रहना है, मुझे सारे काम अपने एक्टिवली करने हैं, मुझे खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो सनाया के अंदर मैंने धीरे धीरे वो चीज देखी कि वो मेरी परछाई बनती जा रही है, लाइक नाउ शी इज, वो मेरी परछाई है। एंड या। थैंक्स टू गॉड अब इस सिचुएशन में, क्योंकि टीनेज में मैं बहुत ज्यादा इमोशन मेरे बहुत ज्यादा, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लाइक बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती थी। लेकिन अब जब मैं पॉजिटिव हूँ एज अ मदर, थैंक गॉड, क्योंकि मेरी परछाई मेरी बेटी बन रही है।
तो वो एक पॉजिटिव चीज ही ले रही है मुझसे। तो उसने अपने पापा को देखा कि वो स्पिरिचुअली सेवा करते हैं, तो उसके अंदर भी चलता है कि हाँ आगे जाके मैं भी सेवा करूंगी। तो वो अपने पेरेंट्स, तो अगर दोनों का साथ मिलके, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर अपने हस्बैंड को नहीं समझा पा रहे कि ये इसके लिए गलत है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी रिलेटिव है, तो उनके जो, वो तो डिसिप्लिन करती, लेकिन उनके जो घर वाले हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो तो बच्चे को कुछ नहीं होता है मीठा खा ले, कुछ नहीं होता है मिठाइयाँ खा ले। जैसे उसके उसके खुद के बच्चे के जो पापा हैं बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का जब कभी चले गए, कभी स्टाफ रहता है शॉप पे, तो वो बैठ के वेब सीरीज देखते, तो बच्चा क्या सीख रहा है उससे? एग्जैक्टली। बच्चा भी ये सीख रहा है कि दिस इज नॉर्मल, पापा भी तो देखते हैं, पापा भी तो देखते हैं। आप उस चीज को बड़े से बच्चे को समझा नहीं पा रहे। मैं, हमें तो समझ आ गई, मेरे उस रिलेटिव की जो उसकी मदर है बच्चे की, उसको भी समझ आ गई, लेकिन उसके पापा को समझ नहीं आ रही। तो बच्चे से ज्यादा तो उसके पापा को समझाना पड़ रहा है, भैया ये बच्चे को। बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। लॉकडाउन में हमने ये चीज देखी कि वो वेब सीरीज में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि बिजनेसेस बंद थे तब। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड जो थे वो घर की सफाइयों में हेल्प करा रहे थे, हम मिलके है ना कुछ मूवी एंजॉय कर ली, या हमने साथ में बैठ के छत पे, मेरे हस्बैंड का बहुत रोल है मेरी डॉटर की, जो अभी उसका जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ही सपोर्टेड मी ऑलवेज, जब भी, क्योंकि है ना छत पे जाके नहीं इसके साथ इंडोर गेम्स खेलने, तो वो समझे हाँ इसके साथ गेम्स खेलूंगा तो एक तो मेरा बॉन्ड अच्छा होगा, दूसरा इसके डेवलपमेंट में हेल्प होगी। तो हम दोनों ने मिलके, जो जब तक गाड़ी, वो होता है ना गाड़ी के दो पहिए दोनों साथ में चल रहे हैं, एक भी पहिया निकल गया तो गाड़ी टूट जाती है। ये वो वाली सिचुएशन है। एग्जैक्टली। तो हम लोग भी यही बिल्कुल। कहते हैं कि चिल्ड्रन आर इमिटेटर्स ऑफ, मतलब पेरेंट्स को हमेशा इमिटेट करते हैं बच्चे। तो हमेशा पेरेंट्स को हम ये जरूर सजेस्ट करते हैं कि बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ऐसा करे, तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। अच्छा कल्पना, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत बात कर रही हैं बार बार। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी, स्पिरिचुअलिटी से आप क्या मतलब कहना चाहती हैं कि बच्चों की ग्रोथ में, मेंटल इमोशनल ग्रोथ में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहता है? एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअलिटी को हम समझ नहीं पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो होती है कि ऐसा नहीं है कि बस मंदिर में गए और वो चढ़ा दिया, फ्लावर चढ़ा दिया या दिया चढ़ा दिया, तो वो मेरी स्पिरिचुअलिटी, चलो मेरा काम हो गया। हाँ चलो, अभी मैं उस चीज को भी समझ पाती हूँ। अभी जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैंने अपने गुरु से जो भी इनिशिएशन ले रखा है, तो मुझे पता है कि हाँ मैं इस तरीके से उनसे कनेक्टेड रहती हूँ, वहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड ऑल। लेकिन बचपन में तो हम लोग जैसे, सब कुछ होता ही है, आरती में बैठ जाते हैं, लेकिन वहां बोर होते रहते हैं, क्या हो रहा है, ये गाने क्या कौन से गाए जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं समझ आ रहे हैं, और इतने सारे देवी देवता पड़े हैं, मैं क्या, इतने सारे देवी देवता हूँ, मुझे अच्छा तो लग रहा है, मुझे प्रसाद मिल रहा है एंड में आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मैं उस चीज को, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से समझ पाई कि मैं देखती थी कि सब खुश हैं, मतलब सारी, बहुत सारी लेडीज दे आर हैप्पी। कई बार वो सत्संग सुनते सुनते रो रही है, मैंने कहा ये रो क्यों रही है, क्या ऐसा हो रहा है उनके साथ? तो मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को खोजा कि हाँ मुझे है ना, मुझे भी वो खुशी चाहिए जो इनको मिल रही है। तो मैंने Right. देखा कि मुझे, मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को खोजा, और थैंक्स टू गॉड मुझे अच्छा गुरु भी मिले, तो उनसे मुझे इनिशिएशन मिला, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे जब मैं मेरे घर पे आई, तो हमारे जो पाथ है उसके अकॉर्डिंग घर में आरती वारती नहीं होती है। तो मैं देखा मेरी डॉटर उससे तो बिल्कुल भी रिलेट ही नहीं कर पा रही है। मतलब वो जो कनेक्शन होता है, भले आप बाहरी, जब तक आपका बाहरी कनेक्शन नहीं होगा, अंदर का कनेक्शन कैसे होगा? तो बिल्कुल। बाहरी कनेक्शन बोलते हैं, आरती कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं, जो फूल चढ़ा रहे हैं, मैंने कहा इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो आज मैंने एक बार आपसे एक बार सजेशन लिया था, तो कई बार Yeah. अब ऐसा होने लगी जैसे, हाँ, तो मैंने इस तरह से मैंने कहा कि ये नींव मुझे डालनी है, क्योंकि जो खुशी मुझे स्पिरिचुअलिटी से मिली है, मैं चाहती हूँ मेरी डॉटर को भी मिले। तो मैं ये, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये चलो सनाया, अपन मंदिर चल लेते हैं, थोड़ा सा वहां पे बैठ लेते हैं, उससे शी फील्स हैप्पी, उसको अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि है ना स्पिरिचुअलिटी जैसे, क्योंकि मुझे पता है एक स्पिरिचुअल पर्सन ही जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, जो चैलेंजेस है, क्योंकि ये वर्ल्ड इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आप शादी करो, आप पढ़ाई करो, आप कुछ भी करो, चैलेंज आपके सामने एवरी डे आएंगे, और उसको फेस करने के लिए एक पॉजिटिव हमें अंदर चाहिए। वो पॉजिटिविटी तभी आएगी जब वो पॉजिटिविटी वहां से आएगी, क्योंकि वो एक फुल पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, वो Right. सोर्स हमें लेना है वहां से। तो वो कैसे होगा?
जब तक हमारा उनसे कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी की वीडियोस को मेरी सनाया को सुनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत इजीली समझा देती हैं कि हाँ। हमें कनेक्शन करना है, वो हमें उनसे बात करनी है, बहुत इजीली समझा देती हैं। तो मेरी यस। कोशिश रहती है कि वो सुने, उस चीज को समझे। और मैं रोज प्रे करती हूँ कि सनाया भी मेरी तरह स्पिरिचुअल हो जाए, हैप्पी हो जाए, क्योंकि मेरी एनर्जी का सोर्स ही वो है। वेरी तो बस। ब्यूटिफुली यू हैव एक्सप्लेन कल्पना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंदिर जाके दिया जलाना या फूल चढ़ाना नहीं होता। आप किसी भी इनविजिबल पावर से जुड़े, चाहे वो ईश्वर है, खुदा है, जो भी है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां भी जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पावर है जिसमें आपका एक ट्रस्ट होता है, जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये स्पिरिचुअलिटी का पावर जरूर हमें अपने बच्चों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम भी अपना थोड़े ट्रेडिशंस, थोड़े कल्चर्स फॉलो करते रहें और अपने बच्चों को स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच कल्पना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगी कि कल्पना एक यूट्यूबर भी हैं, एक मॉडल भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो उन्हें भी यूट्यूब पे फॉलो करें, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कल्पना फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू रजनी फॉर इनवाइटिंग मी। आई माय हैड फन। या सेम हियर, थैंक यू। ओके।